हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड के एक सिंपल से चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बात करते हैं हम एवलिन ग्लेनी के बारे में। एवलिन ग्लेनी जो कि एक स्कॉटिश लड़की है, स्कॉटलैंड से रहने वाली लड़की है, और ये जब 8 ईयर्स की होती है तो उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में उसकी मदर को पता चल जाता है। पता ऐसे चलता है कि एक दिन वह पियानो बजाने के लिए स्टेज पे थी और उसका नाम कंटिन्यूसली अनाउंस किया जा रहा था, बट वो वहाँ से मूव नहीं हो रही थी क्योंकि उसे सुनाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसकी मदर ने नोटिस किया। तो ये ध्यान रखना कि उसकी मदर ने कब नोटिस किया, आगे क्वेश्चन भी है। तो उसकी एज थी 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स की एज में उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम पे नोटिस किया था कि एवलिन ग्लेनी को सुनने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। और ये कब नोटिस किया, जब वह पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। उसका नाम कंटिन्यूसली अनाउंस किया जा रहा था, बट वो वहाँ से मूव नहीं हो रही थी, हिल नहीं रही थी। जब वो 11 ईयर्स की एज में आ जाती है तो उसकी हेड मिस्ट्रेस, एवलिन ग्लेनी की जो हेड मिस्ट्रेस है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को बुलाती है और उनसे कंसल्ट करती है, उनको एडवाइस देती है कि एवलिन ग्लेनी को हेयरिंग प्रॉब्लम है और आपको एक स्पेशलिस्ट के पास में इसे विजिट करवाना चाहिए। अब हियरिंग स्पेशलिस्ट के पास में जब उसके पेरेंट्स जाते हैं तो उनको एडवाइस दी जाती है वापस से कि उसके हियरिंग एड्स डाले जाएंगे। कान में जो मशीन होती है, जो जो साउंड होती है उसको इन्हेंस कर देता है। और साथ ही साथ में वो इस तरीके से एडवाइस देते हैं कि उसे पर्टिकुलर जो स्पेशल ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सुनाई कम देता है, उनकी स्कूल में भेज देना है। मतलब एक स्पेशल स्कूल जो है डीप बच्चों के लिए, वहाँ पे उनको भेज देना है। बट एवलिन ग्लेनी के लिए सारी चीज़ें ब्लैंक जैसी थी। उस टाइम पे उसे काफ़ी शौक लगा, बट फिर भी वो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए डिटरमाइंड होती है और वो बोलती है कि नहीं, उसे एक नॉर्मल लाइफ ही लीड करनी है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है कि ये जो हियरिंग डिसेबिलिटी उसके बारे में उसको पता कब चलता है, तो उसकी मदर को पता चलता है। एज क्या थी, 8 ईयर्स। और इस बात को कंफर्म कर दिया जाता है तो वह 11 ईयर्स की एज में, जब उसके हेड मिस्ट्रेस उनके पेरेंट्स को एडवाइस देती है कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास में ले जाए। और उसकी हेड मिस्ट्रेस को कैसे पता चला है कि वो उसकी जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो एक्यूट हो गई है, वो ज़्यादा सीवियर हो गई है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक दे रखा है बुक में, वो ये है कि एवलिन ग्लेनी के जो मार्क्स थे वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहे थे, डिक्रीज होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, एक दिन जब एवलिन ग्लेनी अपनी स्कूल में थी और तभी वो एक लड़की को देखती है जो जाइलोफोन बजा रही थी। तो उसके भी मन में हुआ कि वो जाइलोफोन बजाए। उसने डिसाइड किया कि वो जाइलोफोन बजाएगी, प्ले करेगी उसको। जो उसके टीचर्स होते हैं वो सारे के सारे, मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं उसको डिस्करेज करते हैं। अब बच्चे हैं, वो अपनी इच्छा से कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो होना भी चाहिए ऐसा। बट टीचर्स क्या कर देते हैं, उसको डिस्करेज कर देते हैं। और डिस्करेज क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसकी हियरिंग प्रॉब्लम तो पहले भी है। अब उसे अगर वो जाइलोफोन प्ले भी करेगी तो उसे ढंग से सुनाई नहीं देगा कि कौन सी टोन वह उसमें से प्रोड्यूस कर रही है। तो टीचर्स ने इस तरीके से उसको डिस्करेज करने की कोशिश की। बट वहाँ पे एक परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट का मीनिंग होता है तबला बजाने वाला, ठीक है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला जो पर्सन है, परक्यूशनिस्ट, जिनका नाम है रॉन फोप्स। ध्यान रखना, RON, रॉन, FORBES, रॉन फोप्स हैं जो इसके म्यूजिक ट्रेनर बनते हैं। और वह उसको एनकरेज करते हैं कि एवलिन ग्लेनी तुम ऐसा काम कर सकती हो, क्योंकि उन्होंने, रॉन फोप्स ने उसकी पोटेंशियलिटी जो थी, उसका पोटेंशियल जो था उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। अब रॉन फोप्स उसे ट्रेन करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। उसके लिए वो 2 ड्रम लाते हैं और उस ड्रम को अलग अलग नोट पे बजाते हैं, प्ले करते हैं। जो रॉन फॉब्स है उसे एडवाइस देते हैं, और एडवाइस क्या देते हैं कि तुम्हें अपनी ईयर्स से नहीं सुनना, अपने कानों से नहीं सुनना है। इस म्यूजिक को तुम बॉडी पार्ट्स जो है या दूसरे जो तरीके हैं उनसे सेंस करने की कोशिश करो। तो टीचर यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से अपनी जो स्टूडेंट है उसको एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। एवलिन ग्लेनी इस बात को मान भी लेती है, समझती भी है, और इसी के अकॉर्डिंग वो एक्ट भी करती है। जब रॉन फॉब्स जो ड्रम है, एक को तो जोर से बजाते हैं, हायर टोन पे बजाते हैं, एक को लोअर टोन पे बजाते हैं। जब हायर टोन वाला जो ड्रम बजता है ना, तो एवलिन उसे बॉडी के अपर पार्ट से फील करती है, उसकी वाइब्रेशंस को। और जब लोअर ड्रम बजाते हैं, वो लोअर टोन पे बजाते हैं, धीमी आवाज़ से बजाते हैं, तो उसको बॉडी के जो वेस्ट है, वेस्ट के डाउन पार्ट से वो क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को। तो यहाँ पे अपने को फिर से ध्यान रखना है, वो म्यूजिकल ट्रेनर कौन है जो उसको एनकरेज करते हैं, तो रॉन फॉब्स है। और वो क्या एडवाइस देते हैं उसे, तो एडवाइस देते हैं कि उसे कानों से नहीं सुनना है, बल्कि जो म्यूजिक है उसे दूसरी तरीके से सेंस करना है, ठीक है।
तो रॉन फॉब्स का ये रोल प्ले जो होता है एवलिन की लाइफ में, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है उसके लिए। फिर एवलिन ग्लेनी जब 16 ईयर्स की हो जाती है, तब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह म्यूज़िक को ही अपना करियर मानेगी। और जब 17 ईयर्स की एज में आती है तो वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि लंदन में है, यूके में है, ब्रिटेन में है, वहाँ पे वो चली जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, अपनी क्लासेस लेने के लिए। जब उसने ऑडिशन दिया था वहाँ पे ब्रिटेन में, तो उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ये नाम है उस इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे वो म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेने जाती है, स्कॉटलैंड की लड़की है, 17 ईयर्स की एज में। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी। जैसे ही वो ट्रेन का जो वाइब्रेशन है वहाँ पे अप्रोचिंग ट्रेन को सुनती है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी लर्निंग के लिए पैशनेट है, ठीक है। और वो चाहती है कि नया एक्सपीरियंस उसे वहाँ पे मिलेगा, और उस नए एक्सपीरियंस में, नए माहौल में उसे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब एवलिन ग्लेनी वहाँ पे 17 ईयर्स की एज में क्या देती है, ऑडिशन देती है, तो उससे हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं उस एकेडमी की हिस्ट्री के। मतलब उससे पहले किसी के भी इतने मार्क्स नहीं आए थे जितने एवलिन ग्लेनी के आए थे। एवलिन ग्लेनी ने 3 ईयर्स वहाँ पे काफ़ी हार्डवर्क किया, और अपने हार्डवर्क के साथ साथ में उसने डेडिकेशन भी शो किया है, और ये भी शो किया है कि वो क्लासिकल जो म्यूज़िक है उनसे ज़्यादा हार्डवर्क कर सकती है, और उसने ऐसा किया भी और अपने आप को प्रूव भी किया। जितने भी अवार्ड्स थे उस एकेडमी के, वो उनमें से मैक्सिमम अवार्ड्स उसे मिल गए थे। तो ये उसका बिग अचीवमेंट है। एवलिन ग्लेनी की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो एक सक्सेसफुल म्यूज़िक कंपोज़र बन जाती है वर्ल्ड में, और उसे अलग अलग कॉर्नर्स जो वर्ल्ड के हैं वहाँ से म्यूज़िक कंपोज करने के लिए इनवाइट किया जाता है। ये म्यूज़िक के कंसर्ट्स जो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, वहाँ पे उसे म्यूज़िक का परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे वो जाती भी है, वर्ल्ड टूर भी करती है। बट सबसे ज़्यादा जो उसे सुकून मिलता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उसे मूव करवाती है, जो उसको एक तरीके से कहते हैं ना कि उसे किक देती है, तो वो है प्रिजन में जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए म्यूज़िक कंपोज करना, उनके लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं उनके लिए म्यूज़िक बजाना उनको बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ एवलिन ग्लेनी को जो न्यू म्यूजिशियंस हैं उनके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को, कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए बजा देती है जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं, और ऐसे लोग उसको देखकर इंस्पायर होते हैं। तो स्पेशली जो डीप लोग हैं, जो हैंडीकेप्ड लोग हैं, उनको देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन गेन करते हैं। तो ये चैप्टर है जिसमें हमने डिस्कस किया एवलिन ग्लेनी नाम का एक बड़ा शानदार सा कैरेक्टर है इसमें, जो अपनी जो डीप की जो प्रॉब्लम जो हियरिंग डिसेबिलिटी है उसको डील करती है, और बड़ी सक्सेसफुल एक म्यूजिशियन वो वर्ल्ड में बन जाती है। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।